हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज का वीडियो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। और नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, और 2020 में आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय थ्रू नॉर्मल डिलीवरी। तो मेरा उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस रहा और लेबर पेन की जो जर्नी थी वो कैसी थी, कितनी मुश्किल थी वो, और लेबर पेन मुझे इंड्यूस कराए गए या फिर मुझे नेचुरल लेबर पेन्स आए, और अगर नेचुरल लेबर पेन्स आए तो मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे नेचुरली लेबर पेन्स अपने आप से स्टार्ट हो गए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। कितनी पेनफुल थी, क्या एक्सपीरियंस था, सारी चीज़ें मैं पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो भी एक्सपेक्टेड है या जो मॉम्स टू बी हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी। बहुत ही, वैसे तो कहा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस होता है, तो मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। तो मेक श्योर मेरे वीडियो को एंड तक देखें, और जितने भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू दी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा अभी एक बेबी बॉय है जो कि अभी 9 अगस्त को 2 साल का हो जाएगा। तो मेरी पहली जर्नी थी, ये पहली डिलीवरी स्टोरी है, नया नया एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट थी वो मैक्स की सीनियर कंसल्टेंट हैं, और मैक्स हॉस्पिटल जो है वहाँ पर वो सीनियर कंसल्टेंट हैं। और मैं गई उनके पास इसीलिए थी क्योंकि मैंने उनके फीडबैक जो थे वो बहुत अच्छे सुने थे। मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस में कलीग्स वगैरह हैं, उन्होंने सबने मुझे और मेरे हस्बैंड को सजेस्ट किया कि वो मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करती हैं, सी सेक्शन पे वो हाथ नहीं रखती हैं। तो हम यही माइंड मेकअप करके गए थे कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट 9 मंथ तक वहीं पर ही ट्रीटमेंट चला। जैसे ही मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया था, जो मंजू मैम है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जयश्री, अब तुम्हें लेबर पेन आने के लिए, नेचुरली लेबर पेन आए उसके लिए क्या करना है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ व्हेन आई कंसीव मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं बहुत कम वॉक करती थी, बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वॉक करती थी, लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया था, सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर पूरा थर्ड ट्राइमेस्टर तक मैंने बहुत अच्छे से वॉक की है। मैम ने मुझे पूरा 9 मंथ ये बोला था कि अगर नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आपको वॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नाइट में खाना खाने के बाद मैं ऑलमोस्ट एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वॉक करती थी, जो कि बहुत ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। साथ ही गाइस, जैसे ही मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ था तो मैम ने मुझे बोल दिया था कि जयश्री, यू शुड ईट पपाया एंड पाइनएप्पल, क्योंकि पपाया और पाइनएप्पल ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें डॉक्टर्स आपको मना कर देते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मिस कैरेज के चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही यू एंटर इनटू थर्ड ट्राइमेस्टर तो नहीं, जैसे ही मतलब हमारा 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पाइनएप्पल खाओ भर भर के, और साथ ही पपाया खाओ भर भर के। लेकिन ये बात भी आपको हर डॉक्टर नहीं बताएगा। जो डॉक्टर चाहेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो वही आपको बोलेगा कि आपको वॉक बहुत अच्छे से करनी है। और 9 मंथ स्टार्ट होते ही मैम ने मुझे बोला कि आपको पपाया खाना है और पाइनएप्पल खाना है। तो मैं अपनी वॉक पे तो बहुत ज़्यादा फोकस कर ही रही थी। डेली नाइट में मैं ऑलमोस्ट एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वॉक करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ निकलती थी। पैरों में मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी, पैर सूज के बहुत मोटे मोटे हो जाते थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वॉक हमेशा कंटिन्यू रखी। और साथ ही गाइज, मैंने 9 मंथ के लगते ही मैंने पाइनएप्पल खाना स्टार्ट कर दिया था। मैं ऑल्टरनेट डेज पे खाती थी, एक दिन पाइनएप्पल खाती थी, एक दिन पपाया खाती थी, फिर एक दिन पाइनएप्पल खाती थी, फिर एक दिन पपाया खाती थी। तो जैसे ही मेरे 8.5 महीने कंप्लीट हुए, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने में मेरे अभी 15 दिन और बचे थे, क्योंकि जो मेरी ड्यू डेट थी वो मैम ने दी थी 23 अगस्त, और मेरा जो बेबी था वो हो गया था 9 अगस्त को। तो मेरे अभी भी 15-20 दिन बचे थे। लेकिन हुआ ये कि बस भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने सोचा कि चलो भाई, इसको पहले ही बेबी दे देते हैं, 15 दिन पहले ही। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैं अपना नॉर्मली रूटीन चेकअप पे गई, सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग घर आ गए। अब गाइज, मैं रूटीन चेकअप करा के अपने घर आ गई थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मेरी मदर इन लॉ मेरे ससुराल से आ चुकी थी, जो कि मेरे साथ ही रह रही थी। फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ, मैं नॉर्मली रात को जैसे वॉक करके आती थी, तो 7 तारीख की रात को मैं वॉक करके एज यूजुअल आई, और घर पे आके मैंने अपना प्रोटीन वाला मिल्क पिया रात को, और मिल्क पीने के बाद मैं सो गई। सडनली हुआ ये कि सुबह के 4 बजे मेरी आँख खुली, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे यूरिन आ रहा है बहुत तेज़। तो मैं यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम में गई, और जैसे ही मैं यूरिन पास करके मतलब खड़ी हुई, तो मैंने देखा कि पॉट पे एक दो जो स्पॉट्स थे वो ब्लड के थे।
तो मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नई चीज़ थी। तो मैं थोड़ा सा डर गई, मैंने सोचा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। तो एक दो ब्लड के स्पॉट्स आए और मतलब थोड़ी सी मुझे स्पॉटिंग हो गई। तो मैं थोड़ा सा मतलब एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने सडनली अपनी मदर इन लॉ को उठाया और मैंने उनको बोला। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि अपने डॉक्टर को कॉल करो और उनको अभी की अभी सारी बात बताओ। फिर मैंने अपनी जो मंजू मैम है उनको कॉल किया और जो भी हुआ मेरे साथ मैंने उनको बताया कि मैम मेरे को अभी मैं जस्ट वॉशरूम गई और मुझे एक दो स्पॉटिंग हुई है। तो मैम ने बोला इट्स वेरी नॉर्मल, और अगर तुम्हें पेन वेन हो और मतलब बिल्कुल तुम्हें लगे कि बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, वाटर बैग लीक कर गया है, या फिर पेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैम ने मुझे ये भी समझा दिया था कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है और पेन्स बार बार आ रहे हैं तो वो ट्रू लेबर पेन होते हैं, और अगर आपको पेन्स आ रहे हैं फिर चले जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए फिर दोबारा आ जाते हैं तो वो फॉल्स लेबर पेन होते हैं। तो मैम ने बोला कि अभी नो नीड टू वरी, अभी बैठो आराम से और वेट करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद एज यूजुअल हम लोग 5-5:30 बजे तक दोबारा से वापस जाके सो गए। अब गाइस जब मैं सो गई थी तो फिर दोबारा से मेरी 6:30 बजे के करीब मॉर्निंग में आँख खुली। और 8 तारीख की बात है ये, मैं आपको पूरा 8 तारीख का किस्सा सुना रही हूँ, 8 अगस्त का। और उस दिन सैटरडे था। तो मैं अपना मतलब नॉर्मली फिर दोबारा उठी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को बैक में पेन हो रहा है, मतलब कमर में, ये निचले हिस्से में मेरे पेन हो रहा था, लोअर बैक में। और वो पेन जो था पीछे से आगे की तरफ आ रहा था। तो ये पेन जो थे बहुत हल्के हल्के आराम आराम से पेन्स आ रहे थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, अपनी सासू माँ को बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू ना एक काम कर, ब्रश व्रश करके थोड़ा कुछ खा पी ले। तो मम्मी ने मुझे 1 गिलास दूध भर के और उसमें काफ़ी सारा घी डाल के दिया। उससे ऐसा बड़े लोग कहते हैं कि यूट्रस का जो मुंह है वो आसानी से डायलेट हो जाता है, आसानी से खुल जाता है, और डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मम्मी ने मुझे 1 गिलास भर के दूध दिया और उसमें बहुत सारा घी डाल के दिया और उसको अच्छे से फेंट के फिर मैं वो दूध पी के दोबारा से सो गई। मम्मी नीचे वॉक करने चले गए थे पार्क में। फिर उसके बाद मम्मी जब ऊपर आए 7-7:30 बजे के करीब, तो मम्मी ने मुझसे पूछा पेन्स के बारे में। तो मेरे पेन जो थे वो आ रहे थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब ऐसा हो रहा था कि आधे पौन घंटे में एक बार मुझे पेन आता था, कॉन्ट्रैक्शन आता था और फिर वो चला जाता था। अब गाइस उसके बाद दिन स्टार्ट हुआ एज यूजुअल। फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुई, नहाने गई। क्लॉटिंग वगैरह जो थी वो उसी टाइम हुई थी, मॉर्निंग में 4 बजे। स्पॉटिंग सॉरी जो हुई थी वो मुझे मॉर्निंग में 4 बजे हुई थी। उसके बाद मुझे कोई स्पॉटिंग नहीं हुई और बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन मेरी कमर में जो पेन था वो बार बार रह के आ रहा था, और वो कमर का जो पेन था बिल्कुल निचले हिस्से से वो आगे की तरफ एब्डोमेन में आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम ऐसे ही वेट करने लगे। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे आटे का हलवा बना के दिया, गरम गरम हलवा, जिसमें मम्मी ने बहुत सारा घी डाला और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे डाल के दिए। उनका ऐसा कहना था, मेरी मदर इन लॉ का, कि उससे डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने फिर वो खा लिया। उसके बाद दिन में जो था गाइस, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था जो मेरे पेन्स थे वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे, मतलब इंटेंसिटी जो थी उनकी। अब जब जैसे पहले 1-1, 2-2 घंटे के अंदर पेन आ रहा था, अब वो जो टाइमिंग था वो कम होता जा रहा था। जो पेन मुझे 1.5 घंटे में आ रहा था वो 1 घंटे में आने लगा। 1 घंटे में आ रहे थे तो फिर वो मतलब ऐसा लग रहा था कि 45 मिनट्स 40 मिनट्स के गैप्स पे आ रहे हैं। अब ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल गया। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी। फिर गाइस उसके बाद मतलब जैसे शाम हुई, शाम होने पे मेरी मम्मी भी आ गई थी मेरे घर से, मतलब जो मेरी खुद की मदर है वो भी आ गई थी, मेरा ब्रदर आ गया था, सब लोग घर पर आ चुके थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद डिलीवरी जो है वो अब होने वाली है। डॉक्टर से भी मैं टच में थी, लेकिन डॉक्टर मुझे बार बार यही बोल रही थी कि जयश्री, क्योंकि देखो उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन थी, मैम ने बोला अगर हॉस्पिटल में आके यहाँ पे ऐसे ही बेड पे लेटना है तो इट्स बेटर कि आप अपने घर पे रेस्ट करो और घर पे ही मतलब अभी पेन्स लो। फिर उसके बाद गाइज हुआ ये कि मेरे को शाम में पेन्स थोड़े ज़्यादा होने लगे, और मुझे याद है मैंने पूरी दोपहर में कुछ नहीं खाया था। मेरे घर पे मटर पुलाव बना था तो मैंने बस थोड़ा सा मटर पुलाव खाया, और मैं इतनी गंदी कंडीशन में थी कि मुझसे वो पुलाव खाया ही नहीं गया। मैंने एज इट इज़ वो साइड में रख दिया और मैं बेड पे लेट गई, क्योंकि पेन्स काफ़ी ज़्यादा थे। जब आपके पेन इतना ज़्यादा होगा तो ना तो कुछ खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। तो शाम में हुआ ये कि मेरे को पेन्स तो आ ही रहे थे। अब जैसे जैसे 8:30-8 बजे तो मेरे घर वालों ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया कि हो सकता है जयश्री को हॉस्पिटल लेके भागना पड़े, तो घर के सारे कामों से फ्री हो जाते हैं और अपना बैग पैक कर लेते हैं। और गाइज यू वोंट बिलीव, मेरा मैटरनिटी बैग भी रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने ऑन द स्पॉट ही मैटरनिटी बैग अपना रेडी करा। उसमें अपनी 1-2 ड्रेसेस जो भी डालनी थी डाली, बच्चे के डाइपर्स वगैरह डाले, और एक तरफ तो एक्साइटमेंट लेवल भी था कि चलो यार आपने 9 महीने वेट किया है बेबी से मिलने के लिए, अब वो घड़ी आ गई है। लेकिन एक तरफ डर भी था नॉर्मल डिलीवरी का,
जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर था। उसके पीछे मुझे कुछ एक्साइटमेंट समझ में ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद गाइज 9:30-10 बजे की बात है, मेरे जो पेन्स थे वो और ज़्यादा हो गए, और लिटरली मतलब इतने ज़्यादा पेन्स होने लगे कि मैं बिल्कुल मछली की तरह तड़पने लगी। मैं सोफे से सेंटर टेबल पे, सेंटर टेबल से ज़मीन पे, ज़मीन से बेडरूम में, बेडरूम से सेंटर टेबल पे, मतलब मैं इतनी बुरी तरह लोटपोट हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। पेन इतने गंदे थे, इतने गंदे थे, वो मेरे पीछे से पेन आता था और बिल्कुल आगे की तरफ आके चला जाता था। भाई पेन्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अब मैं सोफे से बार बार नीचे, नीचे से ऊपर, कंडीशन बहुत ख़राब थी, और साइड बाय साइड बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी। मेरे हस्बैंड, मेरी बहन मेरे पास बैठ के मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पेन इतने ज़्यादा थे कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि सो जाऊं तो शायद पेन कम हो जाए, लेकिन पेन इतने ज़्यादा आ रहे थे बार बार कि सोने का तो मौका ही नहीं मिला। अब उसके बाद गाय 10:30 पौने 11 बजे की बात है। मैडम से तो मेरी फ़ोन पे बात चल ही रही थी। मेरे हस्बैंड मेरी गायनोकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में थे, वो उनको हर घंटे की, हर पल की अपडेट दे रहे थे, और मैम यही बोल रही थी कि नहीं अभी आप लोग घर पर रुको। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैम ने हमें बोला कि आप लोग अब इंटेंसिटी चेक करो, पेन्स कितनी कितनी देर में आ रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड प्रॉपर फ़ोन में क्लॉक खोल के बैठे, टाइमर देख के बैठे, और हम लोगों ने चेक किया कि मुझे जो पेन्स थे वो हर 7 मिनट की गैप पे आ रहा था। मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्शन आता था, फिर उसके बाद रुक जाता था, फिर ठीक 7 से 8 मिनट के बाद दोबारा से मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ जाता था। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो पेन आता है आपको, जो पीछे से मुझे आगे की तरफ पेन आ रहा था, वो हर 7 मिनट के गैप पे आ रहा था। तो मैम ने बोला बस दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग जल्दी से घर से निकलो, ये लेबर पेन है और जयश्री की डिलीवरी होने वाली है। तो बस मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर और मेरे हस्बैंड, हम लोग जल्दी से रेडी हुए। मैं अपने गाउन में थी, जो नॉर्मली हम लोग मैटरनिटी गाउन पहनते हैं, मैं उसी में घर में थी। और बस मैंने उस टाइम जैसी थी उसी कंडीशन में मैंने अपने मंदिर में भगवान के हाथ जोड़े कि भगवान जो हो बस अच्छे से हो, ठीक ठाक से हो जाए, और मेरा बच्चा ठीक ठाक इस दुनिया में आ जाए। और बस उसके बाद हम जैसे थे वैसे के वैसे ही निकल गए। हम लोग निकले थे घर से 11 बजे, और हमें जाना था मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज। तो हम लोग फिर वहाँ पहुँच गए ऑलमोस्ट 11:45 पे। और गाइज मेरे को इतना अंदर ही अंदर डर लग रहा था, मुझे लग रहा था भगवान रास्ता और लंबा हो जाए, रास्ता और लंबा हो जाए, हमें जाम मिल जाए, क्योंकि मुझे ना कहीं एक तरफ ना डर भी था कि पता नहीं अब हॉस्पिटल में जाके मेरे साथ क्या होगा। मतलब एक फोबिया था बहुत ज़्यादा। फिर जैसे तैसे करके हम लोग 11:15 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने अपनी मैम को कॉल किया, मंजू मैम को। मंजू मैम ने मुझे बोला कि जयश्री आप मैटरनिटी वार्ड में जाओ, लेबर रूम में जाओ, और वहाँ पर जाकर आप चेक कराओ। तो मैं मतलब वहाँ पर जब पहुँची तो मैंने देखा कि मैम तो वहाँ पर थी ही नहीं। तो मैंने वहाँ पर नर्सेज वगैरह से पूछा, तो मुझे पता चला कि मैम जो थी वो जस्ट अभी डिलीवरी करके गई हैं, वो डिनर करने गई हैं। तो मैम ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, आप वहाँ पर जाकर अभी चेकअप कराओ, और जो और डॉक्टर्स की टीम है, जो मैम की टीम में और डॉक्टर्स हैं, वो देख के बताएंगे कि जयश्री को एडमिट करना है या फिर अभी भेज देना है घर पे। तो गाइस जब मैं गई तो वहाँ पर फिर मेरा चेकअप स्टार्ट हुआ। वहाँ पर मैम की एक पार्टनर थी जो उनकी टीम में ही थी, कोई और को डॉक्टर थी, वो आई, उन्होंने मेरा चेकअप किया। और गाइस उस टाइम पे जो चेकअप होता है वो वेजाइनल एरिया से चेकअप करते हैं, और वो ये चेक करते हैं कि सर्विक्स का जो मुंह है वो अभी डायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, तो डॉक्टर को पता चला कि अभी 2 फिंगर जो सर्विक्स है वो डायलेट हो चुका है। और तो मैम ने बोला कि बस अब एडमिट होना है, और डिलीवरी जो है वो होपफुली सुबह तक हो जाएगी। 12 बजे मैं एडमिट हो गई थी। जो उनके साथ जो दूसरी डॉक्टर थी मैम की टीम में जो थी, उन्होंने मेरा प्रॉपर चेकअप किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया कि जयश्री को एडमिट करना पड़ेगा और आप अपने घर वालों को बुला कर लाओ, आपकी फ़ाइल वगैरह रेडी होगी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बातचीत की। फिर उस टाइम मेरी फ़ाइल वगैरह रेडी हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। फिर गाइस उसके बाद जब मेरी फ़ाइल वगैरह सब रेडी हो गई थी, तो मुझे जब वो लोग लेबर रूम में ले गए, तो वहाँ पर हुआ ये कि सबसे पहले उन्होंने मेरी ड्रेस चेंज कराई। उसके बाद जो भी ऑर्नामेंट्स आपके होते हैं, रिंग, ईयररिंग्स, आपकी चेन गोल्ड की, आपकी बिछिया, सारी चीज़ें डॉक्टर ने उतरवा के, नर्स ने उतरवा के मेरे हस्बैंड को हैंड ओवर कर दी। मेरा मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ें। और क्योंकि कोविड था तो इसलिए वहाँ पर लेबर रूम में किसी का भी आना अलाउड नहीं था। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि मैक्स में जो है हस्बैंड अलाउ कर देते हैं। इवन लेबर रूम में जो आपका डिलीवरी रूम होता है वहाँ तक हस्बैंड को जाने की परमिशन होती है, बट बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी आने के लिए मना कर दिया। और वहाँ पर मुझे इतना बेसहारा अकेला फील हो रहा था, आई वॉज फीलिंग सो लोनली। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब गाइस लिवर पेन तो इतने ज़्यादा थे मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद क्या हुआ, नर्स आई और उसने मेरी बेसिक इन्वेस्टिगेशन करी, मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे,
और सारी चीज़ें पूछी कि आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है क्या, और इससे पहले कोई मिसकैरेज तो नहीं है, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे हाथ में ना यहाँ पर ठीक इस जगह पर एक बहुत मोटा सा उन्होंने कैनुला लगाया, जो हमारा नॉर्मल कैनुला लगता है ना उससे वो, मतलब ये आप समझ सकते हो कि जितनी मोटी मैंने चेन पहनी हुई है ना, समथिंग लाइक दिस, इतनी मोटी सी ही एक निडल थी जो उन्होंने मेरे यहाँ पर मतलब घुसा दी। और गाइस मतलब उस टाइम, मतलब पता नहीं भगवान ने मुझे ना उस टाइम इतनी शक्ति दे रखी थी कि मैंने बिल्कुल भी चूं भी नहीं करी। तो नर्स मुझसे मतलब बहुत बोली कि आप तो बड़े ब्रेव हो, आप तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए, क्योंकि मैं नर्स को ना बार बार बोल रही थी कि सिस्टर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी पहली डिलीवरी है, मेरा पहला बेबी है, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे बार बार समझा रही थी कि आप डरो मत, आप डरो मत, अगर आप डरोगे तो बीपी लो हो सकता है, हाई हो सकता है, ठीक है, उससे बच्चे की हार्ट बीट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल मत डरो और बस भगवान का नाम लेते रहो। तो जैसे ही उसने मेरे यहाँ पर निडल घुसाई, मेरे को दर्द तो बहुत हुआ, और लेकिन बस मैं भगवान का नाम लेके मैं अपना मुंह बंद करके अपने होठों को बिल्कुल चिपका के लेटी रही चुपचाप। फिर गाइस जब उन्होंने मेरे कैनुला लगाया, कैनुला इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे ना जो डोज दी जा रही थी, और उन्होंने ना मुझे इंजेक्शंस दिए जिससे लेबर पेन की इंटेंसिटी बढ़े, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो हमें कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं हर एक एक मिनट बाद कॉन्ट्रैक्शन आए, और मुझे जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे वो आ रहे थे 7-7 8-8 मिनट के गैप पे। तो उन्होंने मुझे जब सुई लगाई, तो जब उन्होंने मुझे इंजेक्शंस वगैरह दिए, दवाइयाँ दी, और गाइस यू वोंट बिलीव मुझे इतना गंदा पेन स्टार्ट हो गया, इतना गंदा पेन स्टार्ट हो गया। और उन्होंने ना मेरे पेट पर एक मशीन लगाई, साथ में मॉनिटर था जिस पे बच्चे की हार्ट बीट और सारी चीज़ें पता चल रही थी। मुझे ऐसा लगा, मुझे मतलब पर्सनली फील हुआ कि शायद उन्होंने मेरे पेट पे जो मशीन लगाई है, जो उन्होंने एक बेल्ट बांधी है, शायद उसकी वजह से मेरा पेन बढ़ रहा है। लेकिन मुझे नर्स ने बाद में बताया कि उससे पेन नहीं बढ़ रहा है, जो आपको यहाँ कैनुला लगा है उसमें आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे आपके लेबर पेन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, पेन्स आपके और ज़्यादा बढ़ाए जाएँ। उस टाइम मुझे इतना गंदा पेन हो रहा था, इतना गंदा पेन हो रहा था, 12:30 से 1 बजे के बीच की बात है। मैं बस भगवान से यही दुआ कर रही थी, भगवान या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे इस दर्द से छुट्टी दिला दे, इस दर्द से छुटकारा दिला दे। मैं बस गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस टाइम भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी थी, मैं सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी, या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे मुंह से बस यही 2 श्लोक निकले जा रहे थे, और बाकी मैंने आ ऊ चीखम चिल्ली मैंने कुछ नहीं करी। बस मैं मुंह बंद करके ऊपर वाले को याद कर रही थी कि भगवान बस मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाओ, भगवान मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाओ। इतना गंदा पेन था, इतना गंदा पेन था। और किसी ने शायद सही कहा है कि माँ बनना आसान नहीं है। देखिए, माँ बनने के लिए ना लेडी को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो मेरे को इतना गंदा पेन था, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कंटिन्यू भगवान का नाम ले रही थी। आप लोग उसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा पेन था। फिर गाइज मैंने ना डिमांड की कि आप प्लीज़ मुझे मेरे एक बार हस्बैंड से मिला दो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर कितनी अकेली हूँ, कितना लोनली फील कर रही थी मैं, मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी नर्स आ रही थी, कोई भी डॉक्टर आ रहे थे, मैं उनको अपना पेन बता रही थी, तो कोई मेरा पेन समझने को तैयार नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, फिर मुझे बाद में पता चला, बाद में मुझे डॉक्टर ने बताया कि जैसे अगर वहाँ पर तुम्हारे पेन को समझते ना तो शायद तुम होपलेस हो जाती और फिर पेन्स लेती ही ना। तो इसलिए उस टाइम वहाँ पर कोई एंटरटेन नहीं करता, जितना आपको पेन हो रहा है आपको वो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने एक नर्स को भी बोला कि दीदी मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, मेरी कमर में, मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है, ये पीछे की तरफ जो पेन था ये बिल्कुल जानलेवा पेन था। तो मैं बार बार सबको बोल रही थी। इवन बीच में जब मेरी डॉक्टर भी आ गई थी, डॉक्टर मंजू मैम आ चुकी थी, मैंने मैम को भी बोला मैम मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है, आप प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दो। तो मैम ने बोला ऐसे कैसे सी सेक्शन कर दें, भाई नॉर्मल डिलीवरी तुम्हारी होने वाली है, कुछ ही देर में तुम्हारा बेबी तुम्हारे हाथ में होगा जयश्री, ये सोचो। तो मैम मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही थी, तो मुझे भी उससे एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद मैंने बीच में अपने हस्बैंड से मिलने की डिमांड की, तो फिर मैम ने मेरे हस्बैंड से मुझे मिला दिया। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि यार तुम मेरा ना सी सेक्शन करा दो, मेरे से बिल्कुल भी अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्द की एक सीमा होती है और वो सीमा से बहुत आगे निकल चुका है दर्द, इतना ज़्यादा गंदा पेन था। मतलब यार वो पेन ऐसा था, अगर आपसे कोई कहे ना कि कोई आपका हाथ काट दे या लेबर पेन झेलना है, तो भाई आप ये कहोगे कि भाई मेरा हाथ काट दो। इतना गंदा वाला पेन था, बहुत गंदा पेन था। और मतलब ये लगा लो आप 12 बजे से लेके 4 बजे मेरी डिलीवरी हुई है, 4 बजे तक वो जो पेन था वो कंटिन्यू था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इवन वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और पीक पे जा रहा था। फिर गाइस उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 3-3:30 बजे की बात है, डॉक्टर्स की टीम एक मेरे पास आई, जिसमें 2 से 3 डॉक्टर्स थे। एक मेरी मैम थी मंजू मैम, और एक और उनके साथ उनकी डॉक्टर थी, उनकी मतलब उनकी टीम में ही होंगी, और बाकी 2-3 नर्सेज वगैरह थी। वो एक बड़ी सी ट्रे लेकर आए और उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। वो देख के मैं और ज़्यादा डर गई।
मैंने सोचा पता नहीं यार अब मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जब मेरे को लेबर पेन आ रहा था तो मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट आने वाला है, मुझे बहुत तेज़ पॉटी आने वाली है। तो मैं बार बार नर्स को ना रिंग कर करके बुला रही थी। मेरे बेड के पास ही एक बटन था जिसको मैं रिंग करती थी, दबाती थी, पुश करती थी तो नर्स आ जाती थी। तो मैं नर्स को बार बार बोल रही थी कि सिस्टर मुझे बहुत तेज़ यूरिन आ रहा है, आप मुझे यूरिन पास करा दो। लेकिन जैसे ही वो ट्रे लेकर आती थी यूरिन ट्रे, तो मुझे यूरिन पास ही नहीं होता था। फिर मुझे बार बार वो मैं बेल प्रेस करती थी, मैं बोलती थी सिस्टर मुझे बहुत तेज़ पॉटी आ रही है, आप मुझे जल्दी से पॉटी करा दो। लेकिन जैसे ही वो कुछ ट्रे वगैरह लेके आती थी तो मुझे कुछ होता ही नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया डॉक्टर ने कि बेटा ये जो यूरिन का प्रेशर लग रहा है और ये जो पॉटी का प्रेशर आपको फील हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लेबर पेन की वजह से है। अगर आपको कुछ भी आ रहा है तो उन्होंने मेरे बेड पे जहाँ पर मैं लेटी थी उसके नीचे एक शीट बिछाई हुई थी, मॉलिक्यूलर शीट। उन्होंने बोला आपको जो भी आ रहा है आप इसी पे पास कर दो, हम क्लीन करवा देंगे। आप बेझिझक, यूरिन आ रहा है यूरिन करो, पॉटी आ रही है पॉटी करो, वो आपका काम नहीं है, वो हम अपने आप क्लीन करा देंगे। तो गाइस प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ लग रहा था दर्द के मारे कि ऐसा लग रहा था यूरिन भी आ रहा है, पॉटी भी आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर्स की टीम आई, मैंने जैसे कि बताया, फिर वो एक ट्रे वगैरह लेकर आए। फिर उन्होंने ना मेरे हस्बैंड को शायद कॉल करके बता दिया था। स्टार्टिंग में जब मैं एडमिट हुई थी तो मेरा 2 फिंगर सर्विक्स का मुंह खुल चुका था। और फिर अराउंड 3-3:30 बजे के करीब मेरा वाटर बैग तो लीक हुआ नहीं था। मुझे बाद में ऐसा पता चला जब मैंने मैम से कंसल्ट किया था बाद में डिलीवरी के बाद। वो लोग ना अपने इंस्ट्रूमेंट्स में एक इतना बड़ा सा पतला सा स्ट्रॉ टाइप कुछ लेकर आए। तो मुझे बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, डर बहुत लग रहा था। तो मैं लेटी हुई थी, मैं पूरा बेड पे ऐसे उठ के बैठ गई। तो मुझे वहाँ पे हालांकि डॉक्टर ने डांटा भी कि जयश्री ये क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, लेट जाओ आराम से। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने ना कितना बड़ा सा स्ट्रॉ मेरे वेजाइनल एरिया से अंदर डाला और उससे जो था उन्होंने मेरा वाटर बैग जो है उसको शायद मतलब लीक कर दिया। तो उस टाइम गाइस मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे मतलब वेजाइनल एरिया से बहुत सारा मतलब गर्म पानी टाइप कुछ निकला है, कुछ गुनगुना सा पानी निकला है, कुछ इस टाइप का मुझे फील हुआ। तो मुझे ऐसा शायद फील हुआ कि उस टाइम उन्होंने मेरा वाटर बैग लीक करा था और वो मुझे बिल्कुल प्रिपेयर कर चुके थे लेबर के लिए। और मुझे मैम बार बार आके मोटिवेट कर रही थी, जयश्री झांसी की रानी है, जयश्री बहुत ब्रेव गर्ल है, जयश्री कर लेगी, जयश्री यू कैन डू इट। तो उससे गाइस क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब आ रही थी। जो मेरा मॉरल डाउन होता जा रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मेरा मॉरल कहीं ना कहीं दोबारा से उठ रहा था। ये आपके डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए ऑपरेशन करने में ना सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट में आपका पेट फाड़ के डॉक्टर आपका बेबी आपके हाथ में दे देगा। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में एक डॉक्टर का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट तो करता ही है, ठीक है, पेशेंट को तो अपने आप सब कुछ करना ही है, लेकिन एक डॉक्टर का कॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, टचवुड। तो उन्होंने फिर मुझे बार बार मोटिवेट कर रही थी, जहाँ जहाँ मैं डाउन हो रही थी वहाँ वहाँ मैम मुझे मतलब ऊपर उठा रही थी कि जयश्री नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर, यू हैव टू डू इट। फिर उसके बाद मेरे साथ और एक दो जो डिलीवरीज होने वाली थी वो लोग बहुत शोर मचा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीखम चिल्ली चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वहाँ पर एक अकेली ऐसी पेशेंट थी जिसके मुंह से ऊ की आवाज़ तक भी नहीं निकली। तो मैम मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और सबको बोल रही थी कि देखो जयश्री कितनी ब्रेव गर्ल है। तो मुझे ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी और मुझे लग रहा था कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे करना है, आई कैन डू इट। फिर गाइस जैसे ही उन्होंने मेरा वाटर बैग लीक कर दिया था उसके बाद मैम ने बोला कि जयश्री को अब लेबर रूम में लेके चलो, डिलीवरी रूम में। लेबर रूम में तो मैं ऑलरेडी थी ही। तो जब वहाँ पे रूम में उन्होंने बेड से ही मेरे को ऐसे टर्न कराया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा रूम था, बहुत सारी वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स थी, एक बड़ा सा बेड था और वहाँ पर 2 मेल डॉक्टर्स भी थे जो कि बेबी के पीडियाट्रिशियन थे, जो कि आज तक मेरे बेबी के पीडियाट्रिशियन वही हैं। तो वहाँ पर 2 मेल डॉक्टर्स थे, 3 फीमेल डॉक्टर्स थी जो कि गायनोकोलॉजिस्ट थी, जो 2 मेल थे वो पीडियाट्रिशियन थे और 2 से 3 वहाँ पर नर्सेस थी। तो अब वो मुझे लेबर के लिए पूरा रेडी कर चुके थे और मैम मुझे पूरा बता रही थी कि जयश्री हाथों को ऐसे बंद कर, सांस ऊपर को नहीं खींचनी है, सांस हमेशा नीचे को छोड़नी है। मैं अगर बाई चांस ऊपर को खींच लेती थी तो उस टाइम मैम मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही थी। पैरों को उन्होंने मेरे बिल्कुल बोल दिया कि चेस्ट पे लगा लो। अब आप लोग समझ सकते हो कि यार पेट इतना बड़ा है, पैर आपको चेस्ट पे लगाने हैं, ठीक है, सांस नहीं खींचनी है, सांस ऊपर नहीं लेनी है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। तो मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, ऊपर से दर्द, उफ, दर्द ने तो मेरी जान ही निकाल रखी थी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बस मेरा मन ये कर रहा था कि मैं यहाँ से ना भाग जाऊँ कहीं। फिर गए उसके बाद मैं लेबर रूम में गई। लेबर रूम में जाने के बाद उन्होंने मेरे को खुद ही बोला कि जयश्री अपने आप तुम्हें इस बेड को छोड़ के दूसरे बेड पे जाना है जो कि डिलीवरी के लिए बेड होता है। मैं उस बेड पे गई। कमर तक का पोर्शन आपको बेड के ऊपर रखना होता है, कमर से नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ से आपको वो लेग्स को स्ट्रेच कर देते हैं, खड़ा करवा देते हैं आपके, जो डिलीवरी वाली पोजीशन होती है।
वहाँ पर 2 मेल डॉक्टर भी थे, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आप अगर ऐसे मतलब जिस पोजीशन में हैं, कपड़े नहीं पहने हुए हैं, मेल डॉक्टर्स आपको देखेंगे, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। वो डॉक्टर के हम लोग पेशेंट हैं, डॉक्टर इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते। कोई अगर सोचे कि यार शर्म आएगी ये वो, तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल साइड में रख दो। वहाँ जो मेल पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो इन चीज़ों को सोचते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं। फिर उसके बाद मैम ने मुझे वहाँ पर ले जाके, मेरे ड्रिप तो वो चढ़ी रही थी, उससे मेरे और ज़्यादा पेन्स बढ़ते जा रहे थे। अराउंड मैं 3:45 बजे मैं डिलीवरी रूम में गई। 15 मिनट के अंदर पूरा गेम ख़त्म हो चुका था। अब गाइज हुआ ये कि वहाँ पे जाने के बाद मैम ने मुझे बोला कि जयश्री देख, जैसे ही तुझे कॉन्ट्रैक्शन आएगा वैसे ही तुझे पुश करना है। कॉन्ट्रैक्शन वही है जो मेरे को कमर से पेट की तरफ आ रहा था। मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, कमर से जो पेट की तरफ पेन आ रहा था दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। तो मैम ने मुझे समझाया जैसे ही पेन आएगा वैसे ही तुझे पुश करना है तुरंत। मैम साइड बाय साइड काउंटिंग भी कर रही थी, 1 2 3 4 या 5 पे ही मुझे कॉन्ट्रैक्शन आता था। मैम बोलती थी जयश्री पुश। गाइज यू वोंट बिलीव, मैंने एक बार पुश किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार पुश किया, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार मैंने भगवान का नाम लेके इतनी तेज़ पुश किया कि आई डिलीवर्ड माई बेबी। अब बेबी तो हो चुका था, मुझे बहुत तसल्ली मिली। मतलब मुझे रियली ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा जो पेट था वो एक गुब्बारा था, बलून था, और उसमें से कुछ निकल गया। तो बलून की हवा नहीं निकल जाती, फू करके बिल्कुल पिचल जाता है, तो मेरा पेट बिल्कुल वैसे ही हो गया था। बेबी डिलीवर हो चुका था। 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए माहौल जो था वो बिल्कुल ऐसा हो गया सन्नाटा, क्योंकि मेरी जो आवाज़ थी बाहर तो बिल्कुल भी नहीं थी लेबर रूम में, लेकिन जैसे ही मैं डिलीवरी रूम में आई, जो मैंने 3 से 4 बार पुश किया, वहाँ मेरी आवाज़ें थोड़ी तेज़ निकली। क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मेरी वहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकली। तो तीसरे पुश में मेरा बेबी बाहर आ गया था, और बाहर आने के बाद बस मैम ने उसको ऐसे टांगे पकड़ के, मेरे बेबी की अमोक की, उसको ऐसे उल्टा कर रखा था। तो बस मुझे क्यूरोसिटी थी कि पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने तुरंत एकदम बेड पे से ऐसे खड़ा होकर देख लिया, मतलब उठ के देख लिया, तो मेरे को पता चल गया कि बेबी बॉय हुआ है। मैम ने बोला अभी इतना एक्साइटमेंट नहीं, लेट जाओ लेट जाओ। फिर मैं दोबारा से लेट गई। फिर उसके बाद मैंने मैम को बोला मैम मुझे थोड़ा पानी पीना है, तो मुझे नर्स ने थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाया। इतने छोटे कप से उन्होंने मुझे 2 घुट पानी पिलाया, और गुनगुना पानी था। उसके बाद मुझे 5 मिनट्स का रेस्ट दिया गया। उसी रेस्ट के बीच में मैम ने जो मेरी प्लेसेंटा होता है उसको भी निकाल दिया। और जो पीडियाट्रिशियन थे, मुझे अमोक की लिटरली चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और मैं डॉक्टर से बार बार पूछ रही थी कि बेबी कैसा है, बेबी को दिखा दो, बेबी को दिखा दो। तो डॉक्टर ने बोला बेबी इज़ परफेक्टली फाइन, अभी बेबी को क्लीन कर रहे हैं और बेबी का वेट वगैरह चेक कर रहे हैं और सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, फिर अभी दिखा देंगे। फिर विदिन 4 to 5 मिनट्स वो अमूक को एक जो डॉक्टर्स के पास अपना उनका रैपर होता है उसमें रैप करके लाए, और उन्होंने मुझे दिखाया। गाइस वो जो खुशी थी वो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल थी। इतना प्यारा सा, गोरा सा, क्यूट सा, बिल्कुल पिंक पिंक लिप्स, इतना चूजा सा, चूहा सा, बिल्कुल बहुत छोटू सा। तो मैंने बोला यार ये मेरा बेबी है। तो डॉक्टर ने मुझे आके बोला कॉन्ग्रेचुलेशन जयश्री, ही इज़ योर हैंडसम बेबी बॉय और यू डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। तो उस टाइम पे मैम ने फिर एकदम से बोला अरे उसको मत बताओ, उसने पहले ही उचक के देख लिया, वो पहले ही खड़े होके देख लिया उसने। तो डॉक्टर वॉज लिटरली लाफिंग कि मतलब इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही थी। फिर मैंने बस अमोक के हैंड को टच किया, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स थे, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि बेबी को ज़्यादा टच नहीं करना। लेकिन बीइंग अ मदर, मेरा पहला बेबी है, तो मैंने उसका हैंड ऐसे पकड़ा अमोक का, और मैंने उसके हाथ पे किस किया, और अमोक को वो बाहर ले गए, मेरे बेबी को उसके मतलब पापा को दिखाने के लिए, और भी हमारे फैमिली मेम्बर्स को दिखाने के लिए। अब गाइस उसके बाद जो थी एक और जंग स्टार्ट हुई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब उसके बाद वो लोग अमोक को तो ले जा चुके थे, उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ एपिजियोटमी का। एपिजियोटमी जो होती है वो होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपको एक कट लगाया जाता है वेजाइनल एरिया में, उसकी स्टिचिंग भी की जाती है, उसको एपिजियोटमी बोलते हैं। तो कट का तो मुझे इसलिए पता नहीं चला क्योंकि लेबर पेन इतने ज़्यादा थे, तो मुझे एपिजियोटमी का तो पता ही नहीं चला कि कट मेरे कब लगा। अब बारी थी स्टिचेस की। अब तो लेबर पेन भी जा चुके थे, तो अब मेरा स्टिचेस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हालांकि मैम ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था वेजाइनल एरिया पे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उस इंजेक्शन का कुछ असर ही नहीं हुआ। और जब मेरे स्टिचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, गाइज यू वोंट बिलीव, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो मैंने जो लेबर पेन झेला उसको तो आप बिल्कुल साइड में रख दो, अब ये जो मेरा स्टिचेस वाला कार्यक्रम था ये शुरू हो गया। स्टिचेस जो मुझे लगे वो पूरे ऑलमोस्ट आधे घंटे तक, 20 से 25 मिनट तक लगे, और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। अब आप खुद सोचो कि इतने सेंसिटिव पार्ट पे और बिना किसी एनेस्थीसिया के आपको स्टिचेस लगेंगे तो कितना ज़्यादा पेन होगा। हालांकि मैंने ऐसा सुना था कि नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस आते हैं वो ऐसे ही भरे जाते हैं, उसमें कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं दिया जाता।
लेकिन जब मुझे स्टिचेस हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैक्स तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, शायद वहाँ पर ऐसा नहीं करते होंगे, तो इसलिए मैंने किसी से पूछा भी नहीं था। और बाकी जब मेरे स्टिचेस लगे तो मुझे इतना पेन हुआ, आधे घंटे तक स्टिचेस लगे और आधे घंटे तक मैं इतना ज़्यादा चीखी, इतना ज़्यादा चिल्लाई, क्योंकि प्रॉपर वो लोग पहले अंदर वाली जो इनर लेयर होती है उसको स्टिच करते हैं, उसके बाद जो आपकी ऊपर की लेयर होती है उसको स्टिच करते हैं। और मेरा जो कट था वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था शायद, इसीलिए मुझे 20 से 25 मिनट लगे। तो उसके बाद मेरे स्टिचेस लगे, मैं बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत ज़्यादा मतलब रोई, लेकिन वो मेरे स्टिचेस मैम ने सारे ऐसे ही लगाए। फिर गाइस जब स्टिचेस लग चुके थे तो ऑलमोस्ट 6 बजे की बात है, 6 बजे तक पूरा सब कुछ ख़त्म हो, 5:30 या पौने 6 बजे की बात होगी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद एक नर्स आई, उन्होंने पूरा हॉट टॉवल ले रखे थे, काफ़ी सारे हॉट टॉवल थे। शी क्लीन माई ऑल द लेग्स, थाइज, माई हैंड्स, माई एंटायर फेस, मतलब माई एंटायर बॉडी। शी क्लीन माई एंटायर बॉडी विद द हॉट टॉवल से पूरी बॉडी उन्होंने क्लीन की। देन उसके बाद वहीं पर ही सेम प्लेस पे ही उन्होंने जो मेरा ड्रेस था वो पूरा चेंज किया। जो मैंने मैटरनिटी रूम में जाने से पहले, वो पूरा जो उनका वार्ड होता है वहाँ पे जाने से पहले जो मैंने ड्रेस पहनी थी वो थोड़ी सी गंदी हो चुकी थी, ब्लड वगैरह लग चुका था उस पर, तो उन्होंने वो पूरी ड्रेस मेरी चेंज की, मेरा पूरा फेस क्लीन किया, मेरे बालों को अच्छे से टाई किया, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी जैसे मैं किसी पागल खाने से निकल के आई हूँ। क्योंकि मैंने बाहर आने के बाद भी अपनी 1-2 फोटोज़ क्लिक की थी, तो मेरा फेस बिल्कुल ऐसा हो गया था, एकदम मोटा सा, काला सा, और मतलब आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, फेस एकदम सूज गया था रो रो के, तो बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद जब मैं लेबर रूम में आ गई तो फिर मुझे डॉक्टर ने आके बताया कि जयश्री जब तक यूरिन पास नहीं होगा तब तक हम आपको रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे। और ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पर जितनी भी डिलीवरीज हो रही थी पहले यूरिन पास होना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स चेक करते हैं कि आपका अंदर का जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब तक यूरिन पास नहीं होगा हम आपको ऐसे रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे। और गाय मेरे स्टिचेस लगे थे वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के, तो दर्द इतना ज़्यादा था कि मतलब आप ये समझ, मैं बिना सपोर्ट के चल भी नहीं पा रही थी। अब आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा। बिना सपोर्ट के मैं उठ नहीं सकती, बिना सपोर्ट के मैं चल नहीं सकती, मुझे एक हैंड चाहिए ही चाहिए था, कोई ना कोई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप आइस पैक लगवा लो, आइस पैक से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन आइस पैक लगाने से मेरे दर्द और ज़्यादा बढ़ रहा था, तो मैंने कोई आइस पैक नहीं लगवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेट किया 12:30-1 बजे तक, मुझे यूरिन पास नहीं हुआ। फिर वहाँ पर एक नर्स थी, एक दीदी थी, वो आई, वो मुझे वॉशरूम में ले गई बहुत आराम से। वो काफ़ी बड़ी थी एज में, अराउंड मेरी मम्मी की एज की थी वो आंटी। तो वो मुझे बहुत आराम से अपने कंधे पे बिठा, मतलब अपने कंधे पे हाथ वाथ रख के पूरा अच्छे से सपोर्ट करके मुझे वॉशरूम तक ले गई वो आंटी। और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत आराम से पॉट पे बिठाया और उन्होंने हॉट वाटर लेके मेरे वेजाइनल एरिया पे डाला। तो उससे ऐसा कहते हैं कि यूरिन का प्रेशर बन जाता है। और उन्होंने पूरा बीटाडीन हॉट वाटर में डाल के उन्होंने मेरे वेजाइनल एरिया पे जैसे ही डाला मुझे यूरिन का प्रेशर आ गया। और गाइस यूरिन मुझे ऐसे आ रहा था कि जैसे नॉर्मली हम यूरिन अराउंड 2 से 3 मिनट में पास कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो और साथ में आपको स्टिचेस भी आए हो तो यूरिन पास होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। और बहुत आराम से ड्रॉप्स में यूरिन आ रहा था, लेकिन यूरिन पास हो चुका था। फिर वो आंटी मुझे लाके उन्होंने मुझे दोबारा से बेड पे लिटा दिया और उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे अलाउ कर दिया था रूम में जाने के लिए। स्टिचेस के बाद की क्या जर्नी होती है वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो मैं एक पार्ट 2 बना दूंगी। स्टिचेस में मतलब क्या परेशानियां आई, कैसे ठीक हुए, कितने दिनों में ठीक हुए, क्या करना पड़ा ठीक करने के लिए जल्दी से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगी। बाकी उन्होंने मेरे बेबी को, मेरा कोविड टेस्ट तो पहले हुआ नहीं था, तो उन्होंने एट द सेम टाइम मेरा कोविड टेस्ट कर लिया डॉक्टर ने। और जैसे ही मेरी कोविड की रिपोर्ट आई, और कोविड की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने रात को 11 बजे मेरे बेबी को मुझे हैंड ओवर कर दिया था। और बहुत खुश थी मैं। और अपनी जो फ़ोटो वगैरह हैं हो सकेगा तो मैं थंबनेल में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी डिलीवरी की स्टोरी, पूरी लेबर पेन की स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप जितनी भी न्यू मॉम्स हैं जो भी अभी डिलीवरी का जिनका टाइम पास आ रहा है, आई होप उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू रिप्लाई। और गाइस जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।